क्लास 11th। शुभ दिवस स्टूडेंट। आज देखते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, तो नामकरण पद में हम क्या देखेंगे? सबसे फर्स्ट देखेंगे सामान्य या परंपरागत तंत्र। ठीक, रूढ़ तंत्र में देखेंगे जब नए कार्बनिक यौगिक की खोज होती है तो उसे एक अलग नाम दिया जाता है। ये खोजकर्ता के चयन के अनुसार निर्धारित होता है। कौन? हमारे ये सामान्य नाम उसका रूढ़ तंत्र। इसका कोई तंत्र नहीं होता। सामान्यतः रूढ़ नाम कुछ साधन पर आधारित होते हैं, इस गुणों पर भी। ठीक, कुछ गुणों पर भी। ज़्यादातर चयनित नाम लैटिन या ग्रीक मूल के होते हैं। निम्नलिखित उदाहरण उपरोक्त कथन को सत्य ठहराते हैं। अब देखेंगे कि हमारा जो रूढ़ तंत्र है वो पहले से बने बनाया नहीं रहता है। ये कुछ विशिष्ट नामों के आधार पर ही इसको सामान्य नाम जाना जाता है। ठीक, पहला देखो विनेगर। अगर एसेटम से हमें प्राप्त कोई अम्ल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। ठीक, एसेटम से प्राप्त कोई हमें अम्ल प्राप्त होती है तो उसको नाम क्या से जाना जाएगा? एसिटिक अम्ल। लकड़ी के भंजन आसवन के द्वारा प्राप्त द्रव को क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल। ये किससे प्राप्त होता है? लकड़ी का जब भंजन कराते हैं उसके आसवन विधि द्वारा हमें एक द्रव प्राप्त होता है जिसको क्या बोलेंगे? मेथिल एल्कोहल। इसको ग्रीक नाम क्या है? देखो ये स्पिरिट और कास्ट। ठीक, हाँ, तीसरा क्या है? ऑक्जेलिक पौधा तथा सिट्रस पौधे से प्राप्त जो हमें अम्ल प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल तथा सिट्रिक अम्ल। ये सामान्य नाम है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते क्योंकि ये विशिष्ट विधियों द्वारा प्राप्त हो रही है जिसका ये रूढ़ मतलब परंपरागत चली आ रही है। ठीक, तो इसको नाम से तो इस नाम को हम इसी नाम से ही जाने जाएंगे। अगर यूरिन से प्राप्त हमें कोई पदार्थ प्राप्त हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूरिया। ठीक, फार्मिक अम्ल की व्युत्पत्ति किससे हुई है? फार्मिकस से हुई है, अर्थात लाल चींटी से ये अम्ल हमें जो प्राप्त होती है उसको क्या बोलेंगे? फार्मिक अम्ल। ठीक, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह दलदली स्थानों से पाई जाती है। ठीक, इसे फायर डैम्प भी कहते हैं। किसको? हमारा ये मीथेन को। ठीक, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। कौन? हमारा मीथेन। ठीक, इसीलिए इसको क्या नाम से जाना जाएगा? मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका ये सामान्य नेम अर्थात परंपरागत तंत्र रूढ़ तंत्र को शो करता है क्योंकि ये किसी विशिष्ट मतलब सदियों से चली आ रही परंपरागत जिस बोलते हैं उस टाइप से है ये नाम। इसको हम नहीं बदल सकते, इसको इसी नाम से ही जाना जाएगा। अगर एस्टर से प्राप्त कोई अम्ल है तो इसको एसिटिक अम्ल बोलेंगे। इसीलिए इन सब का नाम को पढ़ लेना। आगे देखते हैं साधारण या रूढ़ प्रणाली। ठीक, इसमें क्या देखेंगे? यह कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है। कौन? ये हमारा सामान्य, साधारण या रूढ़ प्रणाली। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके जैविक स्रोतों की उत्पत्ति अथवा किसी गुण के आधार पर किया जाता है। ठीक, ये नाम सरल तो होते हैं किंतु नियमबद्ध न होने के कारण इन्हें अलग अलग याद रखना पड़ता है। अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये इजी तो है लेकिन इसके रूल भी बहुत अलग अलग न होने के कारण इसे अलग अलग याद करना पड़ता है क्योंकि सभी में रूल अलग अलग है। ठीक, ये इसमें कोई भी सभी रूल नहीं है। तो कैसे याद करेंगे? देखो ये सारा फार्मूला है, यौगिक का नाम, इसका जो रूढ़ नाम है और ये कहाँ कहाँ से पाया गया है इसके स्रोत है, इसको पढ़ लेना। मेथेन रूढ़ नाम मार्स गैस, स्रोत दलदली स्थान। सेकेंड है मेथिल अल्कोहल, रूढ़ नाम कास्ट स्पिरिट और इसका स्रोत कहाँ से हुआ है? लकड़ी के भंजन आसवन विधि द्वारा। ठीक, ये है फार्मिक अम्ल का फार्मूला है HCOOH। रूढ़ नाम भी फार्मिक अम्ल है और कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाल चींटियों से। और एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिरके का अम्ल भी इसको सिरके का अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्रोत है सिरका, इसको क्या बोलते हैं? विनेगर एक्टम। ठीक, और एक है यूरिया NH2CONH2 किससे प्राप्त होता है? ये यूरिन से। और इसका रूढ़ नाम क्या है? यूरिया, कंपाउंड का नाम भी यूरिया। और ये लैक्टिक अम्ल जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वाला होता है ना, तो उसमें ये अम्ल जो यूज होता है कौन सा? लैक्टिक अम्ल CH3CHOOH। इसको क्या ये कहाँ से प्राप्त होता है? लैक्टम दूध से। अब है मैलिक अम्ल।
इसको हम नहीं बदल सकते, ये यौगिक का परंपरागत चली आ रही नाम है। इसको अगर पूछ दिया जाए इसका साधारण नाम, रोल नाम, तो इसी नाम से ही आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक, तो मैलिक अम्ल में ये CH-OH, COOH, CH2, COOH, CH2, COOH, COH कोष्टक में फिर COOH, CH2, COOH, इसको क्या बोलेंगे? इसको सिट्रिक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे? मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? सेब से, और हमारा सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? सिट्रस के पौधे से। तो सिट्रस के पौधे से पाए जाने के कारण इसका नाम क्या है? सिट्रिक अम्ल। यहाँ एक ठोर है हिप्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला क्या है? C6H5CONH2CH2COOH, हिप्यूरिक अम्ल। हिप्यूरिक अम्ल जो कि क्या नाम से जाना जाता है? बेंजोइल ग्लाइसिन, और कहाँ से प्राप्त होता है? घोड़े के यूरिन से। ठीक, और एक नेक्स्ट है टार्टरिक अम्ल, COOH, CHOH, CHOH, COOH, जो कि किससे प्राप्त होता है? इमली से। देखो यहाँ पर इमली से प्राप्त होने के कारण इसको क्या बोलेंगे? टार्टरिक अम्ल। ठीक, जिसका रूल नाम भी क्या है? टार्टरिक अम्ल। हाँ, अब देखते हैं IUPAC प्रणाली। ठीक, IUPAC का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको एक बार पढ़ लेना, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो IUPAC में देखो, कार्बनिक रसायन के विकास के साथ कार्बनिक पदार्थों की संख्या में 19वीं सदी के अंत तक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अब रूढ़ तंत्र उपयोगी नहीं रहा। अब हम लोग तो रूढ़ तंत्र जान लिए, परंपरागत तंत्र जान लिए, लेकिन उसके बाद IUPAC में नाम में चेंजेस आने लगा। ठीक, तो ये हमारा रूढ़ तंत्र ज़्यादा उपयोगी नहीं हुई। कार्बनिक रसायन शास्त्रियों ने महसूस किया कि कार्बनिक पदार्थों के नामकरण के लिए ऐसा तंत्र होना चाहिए जो संरचना पर आधारित हो। ठीक, कार्बनिक यौगिकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए 1892 ईस्वी में जेनेवा में रसायन शास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? 1892 में। तो इनके द्वारा प्रस्तुत प्रणाली को क्या नाम से जाना जाता है? जेनेवा प्रणाली। ठीक, तो देखते हैं 1930 ईस्वी में इस पद्धति में संशोधन कर IUC प्रणाली, जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट प्रस्तुत की गई। इस प्रणाली द्वारा जटिल यौगिकों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से देता है। ठीक, अत्यंत कठिन था कौन? ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अतः इसमें संशोधन द्वारा 1957 में IUPAC प्रणाली प्रस्तुत की, जो कि आज तक भी ये क्या हो रही है? ये IUPAC नाम चली आ रही है, और हम इसको पढ़ भी रहे हैं और आगे भी शायद चलती रहेगी। ठीक, तो IUPAC में बहुत सारे इसके रूल नियम हैं। इन रूल नियम को सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप किसी भी एग्जाम्पल का यदि एग्जाम में आए तो उसका IUPAC नाम आप खुद ही काउंट करके बना सकते हो। ठीक, सबसे फर्स्ट है सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। अगर कोई सा भी कंपाउंड है वो बहुत सी लंबी श्रृंखला है, तो उसमें से सबसे लंबी वाली कार्बन श्रृंखला कौन सी है? अब श्रृंखला तो बहुत सारी बनेंगी, समावयता, मध्यावयता, चलावयता, इस प्रकार से इसकी समावयता के आधार पर बहुत सारी श्रृंखलाएं बनेंगी। तो इन श्रृंखला में सबसे लंबी वाली श्रृंखला कौन सी, इसका चयन हम करेंगे वरीय कार्बन श्रृंखला का चयन। अब इसमें कार्बन में वरीयता कौन सा पा रहा है उसको देखेंगे। थर्ड है श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन। अब कार्बन परमाणु को क्या देना है? नंबर देना है। तो उसके आधार पर हम कार्बन परमाणु को किधर से नंबर दें? लास्ट से दें या फर्स्ट से दें, इसको देखिए। ठीक, अब नेक्स्ट है इधर देखो, प्रतिस्थापियों की स्थितियों का न्यूनतम योग नियम। अब जो उसमें प्रतिस्थापित ग्रुप जुड़े होंगे, उसमें जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़े रहेंगे, उसमें से सबसे कम वाला नंबर किधर से हो रहा है उसको देंगे। पांचवा है प्रतिस्थापियों का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का नामोल्लेखन। अल्फाबेटिकल हिसाब से भी नाम किया जाता है, जैसे मेथिल और एथिल में, हाँ, उसमें से ई वाला पहले आएगा और एम बाद में, तो ई वाला को पहले वरीयता देंगे। इस टाइप से अल्फाबेटिकल नाम से ABC के आधार पर उस नाम को जमाया जाता है। अब प्रतिस्थापियों के नामों की संख्या सूचक पूर्वलग्न, ठीक, उसका प्रीफिक्स दिखना है न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऑफ द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसमें जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़े रहेगा उसमें क्या देखना है हमको? उसका जो पूर्वलग्न। ठीक, देखेंगे आगे।
समस्थित प्रतिस्थापियों का स्थान क्रमांकन। अब उसमें जो हाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नंबरिंग ऑफ पोजीशन ऑफ सिमेट्रिकली सिचुएटेड सब्स्टिट्यूशन। उसमें जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़े रहेंगे उसको उसके अकॉर्डिंग उसमें सिमेट्री है, उसमें समानता पाई जा रही है कि नहीं, दोनों तरफ इसको देखना है। लास्ट है यौगिकों में क्रियात्मक समूह। अगर फंक्शनल ग्रुप द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होने पर प्रतिस्थापियों की तुलना में वरीयता, तो उसमें जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़े रहेंगे उसकी में कंपेयर करेंगे कि उसमें डबल बंड और ट्रिपल बंड के अकॉर्डिंग किस टाइप से जुड़े हैं। ठीक, देखते हैं एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण। नामकरण की IUPAC प्रणाली में यौगिकों का नाम 3 हिस्से या भाग से जोड़कर तैयार किया जाता है। फर्स्ट है मूल शब्द, सेकंड है अनुलग्न, थर्ड है पूर्व लग्न। फर्स्ट देखते हैं मूल शब्द क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। किसी भी कार्बनिक यौगिकों में कितने कार्बन परमाणु हैं उसका ज्ञान हमें मूल शब्द से ही होता है। ध्यान देना, यहाँ पर हम एलिफेटिक का सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें सिंगल बंड पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। ठीक, हाँ, और जो चक्रीय वाले होते हैं रिंग युक्त, उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। ठीक, तो यहाँ पर एलिफेटिक का हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु जुड़े हैं उसका ज्ञान हमें किससे होता है, इसी मूल शब्द से। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर दिया है। एक कार्बन वाला हो तो उसको क्या बोलेंगे, मैथ से क्या हो, मेथेन बनेगा। 2 कार्बन वाला हो तो एथ, 3 कार्बन वाला हो तो प्रोप। इसी प्रकार प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेट, नॉन, डेक, अनडेक, बहुत सारे ऐसे होते हैं। यहाँ पर दिया है, देखो, इकोश, हेनिकोश 21 के लिए, 22 के लिए डोकोश, 30 के लिए ट्राइकोंट। इस प्रकार ये सब नामों को आप लोग याद करना और देखना कि कौन से श्रृंखला में कितने कार्बन जुड़े हैं, तो उस कार्बन के अकॉर्डिंग कितने कार्बन जुड़े रहेंगे, इसके नाम के अकॉर्डिंग हमारा वो क्या बनेगा, IUPAC नाम। आ गया समझ में? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सफिक्स। क्या है, अनुलग्न। मूल शब्द समझ में आ गया। अब अनुलग्न क्या बताता है, अनुलग्न 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट है प्राथमिक अनुलग्न, सेकंड है द्वितीयक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता है, इसको क्या नाम से जाना जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। मूल शब्द के बाद इसे लिखा जाता है किसको, ये हमारा प्राथमिक अनुलग्न को। कार्बन के मध्य एकल बंध होने पर N, डबल बंध होने पर इन और ट्रिपल बंध होने पर आइन। इसको तो पहले से ही बता दी। एल्केन में N सिंगल बंध, एल्किन में डबल बंध में इन और ट्रिपल बंध में आइन, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक, अर्थात संतृप्त यौगिकों में N तथा असंतृप्त यौगिकों में इन। अब संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिकों से क्या तात्पर्य है। संतृप्त यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें केवल क्या बंध पाए जाते हैं, कार्बन के बीच सिंगल बंध। और असंतृप्त यौगिक किसको बोलते हैं, कार्बन के बीच द्विबंध, त्रिबंध ऐसे पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक। ठीक, तो यौगिकों में कितने एकल बंध हो N ही लिखा जाता है, किंतु द्विबंध अथवा त्रिबंध एक से ज्यादा हो तो क्रमशः क्या लिखा जाएगा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ देखो। अब ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हैं, ना तो कोई यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। मूल शब्द क्या है, प्रोप। कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। देखो यहाँ पर 3 कार्बन वाला क्या बना, प्रोप बता रहा है, इसलिए क्या बनाएगा, मूल शब्द है प्रोप। अब इसे अनुलग्न क्या लगाएंगे, प्रोप N। क्यों यहाँ पर N लगा, क्योंकि सारे क्या है, सिंगल बंध वाले हैं। तो इन दोनों को हम जोड़कर यहाँ पर अब नामकरण बनाते हैं, क्या बनाएगा, प्रोपेन। ठीक, हाँ, ये सरल है। अब इसको उठा देते हैं ना, एक डबल बंध वाला। अब देखो यहाँ पर डबल बंध की संख्या कितनी है, 2 है। ये क्या बनेगा, इन वाला बनेगा। क्योंकि ये असंतृप्त यौगिक है। और मैं यहाँ पर क्या बताई हूँ, असंतृप्त यौगिक किसको बोलेंगे, जिसमें द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बना, ये ब्यूट। ठीक, क्योंकि कितने कार्बन वाले हैं, 4 कार्बन वाले, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन वाला यहाँ पर क्या बता रहा है, इधर देखो, ये देखो ब्यूट बता रहा है। तो क्या हो जाएगा मूल शब्द, ब्यूट। और यहाँ पर डाई इन क्यों लगा, क्योंकि 2 डबल बंध है, 2 डबल बंध के लिए डाई यूज हुआ। और यहाँ पर डबल बंध वाले को क्या बोलते हैं, इन, इसलिए क्या बन जाएगा, ये ब्यूटा डाई इन। ठीक, सेम लाइक एक एग्जाम्पल भी और है। यहाँ पर देखो ट्रिपल बंध की संख्या कितनी है, 2। तो और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 5। 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन वाला क्या बनता है हमारा, पेंट। यहाँ से देखो 5 कार्बन वाला कितना बन रहा है, पेंट। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट
और डाई आइन, आइन यहाँ पर आइन जुड़ा, यहाँ पर इन जुड़ा। इन क्यों जुड़ा? क्योंकि यहाँ डबल वन थे इसलिए इन जुड़ा, और यहाँ पर ट्रिपल वन है तो ट्रिपल वन के लिए क्या होता है? आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट डाई। डाई क्यों जुड़ा? क्योंकि दो हैं, और आइन किसके लिए? ट्रिपल वन के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा डाई आइन। ठीक, हाँ, इस प्रकार प्राथमिक अनुलग्न हो गया। अब देखते हैं द्वितीय अनुलग्न। ठीक, ध्यान से समझना, समझ में नहीं आएगा फिर पूछना। ठीक, द्वितीय अनुलग्न सेकेंडरी सफिक्स। अब देख, हम लोग प्रथम अनुलग्न देख लिए, अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या देखेंगे? यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह के अनुसार उसके नाम को द्वितीयक अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या हैं? सजातीय श्रेणी। ठीक, क्या क्या नाम है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, अम्ल क्लोराइड, अम्ल एमाइड, साइनाइड, एमीन, थायोल। ये क्या है? हमारा सजातीय श्रेणी। और ये क्या है? इन सब के फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल में क्या जुड़ेगा? हाइड्रॉक्सिल। एल्डिहाइड में CHO। CHO को क्या नाम से जाना जाता है? एल्डिहाइड के नाम से। कीटोन के लिए COO, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH, और एस्टर के लिए COOR। आर हमारा क्या है यहाँ पर? एल्किल ग्रुप। अम्ल क्लोराइड COCl, अम्ल एमाइड CONH2, साइनाइड, साइनाइड के लिए CN, एमीन के लिए NH2, थायोल के लिए SH का यूज करते हैं। ठीक, तो द्वितीय अनुलग्न कैसे लगाते हैं? देखो, इसके लिए आल, जैसे मेथेनॉल बोलते हैं ना, तो उसमें ये लास्ट में क्या लग जाएगा? आल। CHO के लिए क्या यूज करते हैं? अल। यदि कार्बन को मूल श्रृंखला में गिना गया हो। ठीक, यदि, अब देखो इसका मतलब क्या है? अगर CHO कहीं पर लगा है तो इस कार्बन को भी हम 1 नंबर देंगे। ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? यदि कार्बन को मूल संख्या में भी गिना गया हो, तो इसके साथ इधर अगर CH3 जुड़ा रहेगा तो ये कितने कार्बन वाले हो जाएंगे? 2 कार्बन, क्योंकि इस कार्बन को भी काउंट में गिन रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एल। ठीक, अब कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं? ओन। यदि कार्बन को मूल संख्या में गिना गया हो, इसको भी गिनेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। अगर यहाँ पर CC और जुड़े रहेंगे तो इसको कितना नंबरिंग देंगे? 1 नंबरिंग। ठीक, हाँ, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके लिए OH जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, एथेनोइक, मेथेनोइक ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए। तो यदि कार्बन को मूल संख्या में गिना गया हो, इसमें भी कार्बन को काउंट करेंगे। एस्टर, एस्टर के लिए क्या बोलते हैं? एल्किल, एल्केनोएट, मेथेनोएट, एल्केनोएट ऐसे बोलते हैं, इसलिए। हाँ, COCl के लिए ऑयल क्लोराइड। ठीक, जैसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, इसी पर, तो इसी टाइप से ये। हाँ, अब है एमाइड CONH2, इसको क्या जोड़ेंगे? एमाइड, एमाइड के नाम से जाना जाएगा। ठीक, एथेनामाइड, मेथेनामाइड बोलते हैं ना। अब ये क्या है? CN को नाइट्राइल बोलते हैं, इसको सजातीय श्रेणी में इसका नाम क्या है? साइनाइड, इसको नाइट्राइल भी बोला जाता है। ठीक, और NH2 को क्या बोलेंगे? एमीन ग्रुप, और इसको थायोल। ठीक, आ गया समझ में? हाँ, इसके बहुत सारे देखो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। यदि जोड़ा गया प्राथमिक अनुलग्न व्यंजन से शुरू होता है। ठीक, यदि जोड़ा गया हमारा जो प्राथमिक अनुलग्न हम यहाँ पर जो जोड़े थे एन, डाई, इन, आइन, उसमें तो मूल शब्द में अतिरिक्त ए लगा देते हैं। किसमें? मूल शब्द में। हमारा मूल शब्द क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यही शब्द है। और जैसे देखो यहाँ पर उदाहरण दिया है, 2 द्वितीयक बंध के लिए अनुलग्न डाइन लगता है, और यदि मूल शब्द से जुड़ता है तो 4 कार्बन यदि हो तो वह क्या होगा? ब्यूटाडाइइन। ठीक, साधारण नाम इसको क्या बोलेंगे? एल्किडीन, एल्का ट्राइइन, 3 वाले हो तो 2 वाले हो तो एल्का डाइइन, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है, कितने कार्बन वाले हैं? 3 कार्बन वाले, और OH जुड़ा है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये मूल शब्द क्या है? प्रोप, 3 कार्बन वाले के लिए। प्रथम अनुलग्न एन, सिंगल बंध के लिए। द्वितीय अनुलग्न आल, किसके लिए? हाइड्रॉक्सिल के लिए। तो इन तीनों को मिला से क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। अब इसके लिए देखो 4 कार्बन वाले ब्यूट, यहाँ पर CHO अल को भी यहाँ इसको भी नंबरिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कितना कार्बन वाला बन गया? 4 कार्बन। सिंगल बंध के लिए एन, अनुलग्न एल, इसके ऊपर में देखना ये एल क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल। ठीक, अब अल जुड़ जाएगा। उसी प्रकार एग्जाम्पल इसको पढ़ के देखना, समझ में नहीं आएगा बताऊंगी, लेकिन सारे एग्जाम्पल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर आपको नाम जानने में सहायता मिलेगी। ठीक, आगे की क्लास नेक्स्ट। ठीक, धन्यवाद।